बीते कुछ दिनों से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नई राजनीति शुरू की है। यह राजनीति जातिगत जनगणना को लेकर हो रही है कि भाई कौन सी जाति के कितनी आबादी है, उसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में जो जनगणना हुई उसके आंकड़े बताइए। और इसमें यह एजेंडा सेट किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना के आंकड़े बताने से डरते हैं। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि मोदी नहीं, कांग्रेस कैसे कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना के आंकड़े बताने से डरती रही है। लेकिन आपको पहले राहुल गांधी का एक बयान सुनवा देता हूं, जिन्होंने कर्नाटक चुनाव से पहले एक चुनावी सभा में जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया। फिर आपको राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, उसका जातिगत जनगणना पर इतिहास और उनके खुद के गांधी परिवार के लोग जातिगत जनगणना के बारे में क्या सोचते थे, ये सब बताऊंगा। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो राहुल गांधी बड़े स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि कौन कितनी संख्या में है, यह पता लगेगा तभी उनका विकास हो सकता है। यह जो लॉजिक है, इसको थोड़ी देर इस दाहिनी वाली जेब में रखिए। अभी मैं बाईं वाली जेब से थोड़ा सा आपको इतिहास बताता हूं, फिर यह वाला निकालकर काम आएगा। संसद के बाहर मोडानी मुद्दे पर वो मार्च करते हुए दिखे थे। और आप सोचिए कि आप राहुल गांधी को जब सुन रहे हैं, आज राहुल गांधी जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से डेटा दिखाने के लिए कह रहे हैं कि बिना डेटा पता चले कैसे विकास होगा भाई इन लोगों का। तो जो आदमी ये सोचता है, अगर उसके पास ये डेटा होता तो आप भी कहेंगे ये तो जरूर दिखा देते। भाई इनके पास डेटा था, जब ये लोग खुद सरकार में थे तब इन्होंने डेटा क्यों नहीं दिखाया, आज तक नहीं बताते। क्योंकि आपको शायद पता ना हो या जानकारी ना हो या किसी को याद ना हो, जो आखिरी जातीय जनगणना जो हुई थी, ये हुई थी साल 2011 में। उस वक्त नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे बॉस, मनमोहन सिंह थे, आपकी खुद की सरकार थी। 2011 से 2014 यूपीए की सरकार रही, तो आपने क्यों नहीं बताया 3 साल में ये डेटा जातीय जनगणना का? 3 साल तक आप डेटा जो है वो पब्लिश नहीं करते हैं, और आज खड़े होकर बता रहे हैं कि बिना ये पब्लिश किए, बिना डेटा बताए विकास ही नहीं हो सकता। ये आपको 2011 से 2014 के बीच समझ में नहीं आया था। और ये जनगणना कराकर डेटा पे बैठे रहे, इसमें खर्चा कितना आया? करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 5,000 करोड़ खर्च करके आपने एक जातीय जनगणना कराई और उसका डेटा सार्वजनिक नहीं किया। देश का इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आपने आंकड़े जारी नहीं किए। क्यों भाई? तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि बिना ये डेटा बताए जो पिछड़ी जाति है उनका विकास नहीं हो पाएगा। हाथ में जातीय जनगणना के आंकड़े थे, फिर भी आपने देश के सामने आंकड़े क्यों नहीं रखे? आपको किस बात का डर था? चलिए आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी डरते हैं, आप क्यों डरे हुए थे? आप पहले अपनी बात तो बताइए कि वो कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से आपने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए। आप तो बताएंगे नहीं, लेकिन पाठशाला में मैं बताऊंगा कि इन्होंने जातीय जनगणना के आंकड़े क्यों रोक रखे। लेकिन पहले राहुल गांधी के इस बयान की टाइमिंग समझते हैं। अभी कर्नाटक चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, उसके ठीक पहले चुनावी मंच से वो ये भाषण देते हैं। जातियों की जानकारी मांगना ये साफ साफ बताता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस क्या चाहते हैं। ये सबके समझ में आ रहा है। वो इस जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा देकर पिछड़ी और दलित जातियों के विकास से ज्यादा कांग्रेस का सियासी विकास करना चाहते हैं। जबकि कांग्रेस का यह इतिहास रहा है कि वो हमेशा जातिगत जनगणना और इस तरह की जनगणना पर होने वाली राजनीति के खिलाफ रही। कांग्रेस के नेहरू पटेल से लेकर राजीव गांधी तक का इतिहास आज मैं आपको बताऊंगा कि वो जातिगत जनगणना के बारे में क्या कहते थे। राहुल गांधी को सुनना चाहिए कि उनके खुद के पिताजी क्या कहते थे, उनके खुद के परनाना क्या कहते थे। लेकिन पहले ये जान लीजिए, परदादा, लेकिन ये जान लीजिए कि मोदी सरकार 2011 की जातीय जनगणना को रिलीज क्यों नहीं कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट दिया था।
2021 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि 1931 में जब आंकड़े जुटाए गए थे जातिगत जनगणना के, तब देश में जातियों की संख्या 4147 थी। लेकिन जब 2011 में यूपीए की सरकार में जातियों की संख्या आई तो वो बढ़कर उस रिपोर्ट में आई कि 46 लाख से ज्यादा जातियां हैं। बॉस 1931 से 2011 के बीच में 4000 के बजाय जातियों की संख्या 46 लाख से पार चली गई। ऐसा कैसा आपने सर्वे कराया भाई? ऐसा कौन सी जनगणना आपने निकाल दी और कह रहे हैं कि इसको सार्वजनिक कीजिए? ये सार्वजनिक करने लायक है? ये केंद्र कह रहा है कोर्ट के अंदर। इतना बड़ा अंतर कहां से आया भाई? जबकि 1947 और 71 में तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गए थे, तो जो वहां गए उधर गए, वो तो कुछ और कम होना चाहिए था। यहां 4 लाख जातियां हो गई। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए बताया था कि 2001 की जनगणना में एसटी, एससी और ओबीसी जातियों की संख्या 494 थी महाराष्ट्र में, जो 2011 में बढ़कर 4,28,000 से ज्यादा हो गई। केंद्र सरकार संसद में यह कई बार कह चुकी है कि 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुई थी उसमें कई बड़ी कमियां हैं, इसलिए ये आंकड़े जारी नहीं किए जा सकते। इस सर्वे में जातियों के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक से जुड़ी बहुत सी गड़बड़ियां भी थी। उदाहरण के लिए एक जाति को कई तरह से आप बुला लेते हैं, तो उसे नाम के हिसाब से लिखा गया, जिससे जातियों की संख्या बढ़ गई। मतलब अगर मान लीजिए कोई जाति है, उसको कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो उसको 2 जाति गिन लिया। इस तरह से जातियों की संख्या बढ़ बढ़ के लाखों में चली गई। इतना ही नहीं, 2015 में कर्नाटक की तत्कालीन सिद्धारमैया कांग्रेस की सरकार थी, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जातिगत जनगणना करवाई थी। इसमें 169 करोड़ रुपए खर्च भी किए थे, लेकिन इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने से कांग्रेस सरकार बचती रही। जिस कर्नाटक में खड़े होकर बोल रहे हैं, उस कर्नाटक में खुद जातिगत जनगणना करा चुके हैं, लेकिन इन्होंने सार्वजनिक नहीं की। आप कह रहे हैं मोदी जी कर दीजिए। मोदी जी डरते इसलिए नहीं कर रहे। अरे आपने क्यों नहीं किया? 2011 में नहीं किया, 2015 में कराया, 18 तक आप कर्नाटक में सरकार में रहे, आपने क्यों नहीं किया? अब सोचिए कि जिस कर्नाटक में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और नरेंद्र मोदी से डेटा पब्लिश करने को कहा, उसी कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार 2015 में जातिगत जनगणना करवा चुकी थी और 2018 तक सरकार में थी। इन्होंने करीब 1 साल तक, यानी 2018 से 2019 तक जेडीएस के कुमारस्वामी के साथ भी सरकार चलाई। यानी 2015 से 2019 तक कर्नाटक में जातिगत जनगणना के आंकड़े इन्होंने जारी नहीं किए। क्यों नहीं किए भाई? 2021 से कांग्रेस के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने बीजेपी पर यह आरोप लगाने शुरू किए कि वो जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। आप 4 साल दबा के बैठे रहे और कह रहे हैं कि सामने वाला क्यों नहीं कर रहा। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर है। सरकार से कह रहे हैं कि वो 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करें। हालांकि राहुल गांधी शायद ये भूल जाते हैं कि जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी क्या सोचते थे। आपको वो इतिहास भी बताता हूं। अगस्त 1990 में तत्कालीन पीएम वीपी सिंह ने ओबीसी आरक्षण को लेकर मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया था। उसके बाद सितंबर 1990 को संसद में मंडल कमीशन के मुद्दे पर बहस के दौरान बोलते हुए राजीव गांधी ने कहा था, राहुल गांधी के पिताजी ने, कि जिस तरीके से आपने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया है वो मेरे लिए देश को तोड़ने के बराबर है। देश का टूटना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। किसी एक नेता की राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस खड़े होकर देश को टूटता हुआ नहीं देख सकती। ये राहुल गांधी जी के पिताजी सोचते थे। जिन नेहरू को सबसे ज्यादा कांग्रेस मानती है, उनकी सरकार ने 1951 में ही यह तय कर लिया था कि देश में जातिगत आधार पर जनगणना नहीं की जाएगी। जो जनगणना की जाएगी वो सिर्फ एससी एसटी तक सीमित रहेगी। इस फैसले में उनके साथ बाबा साहब अंबेडकर और सरदार पटेल भी शामिल थे। इन नेताओं का साफ मानना था कि जातिगत जनगणना का मतलब यह है कि देश में गुस्सा और अशांति का माहौल बन सकता है। आज आपको जातीय जनगणना का इतिहास बताता हूं। भारत में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी और तब अंग्रेजों का शासन था। उस समय भारत की आबादी 25 करोड़ 38 लाख थी। तब से हर 10 साल पर जनगणना हो रही थी। 1881 से 1931 तक जातिगत जनगणना हुई, लेकिन 1941 में जातियों के आंकड़े जुटाए गए और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। आजादी के बाद 1951 में जनगणना हुई।
तब सरकार ने यह तय किया कि सिर्फ एससी एसटी जातियों के आंकड़े कलेक्ट किए जाएंगे। इसके बाद से ही एससी एसटी जातियों के आंकड़े जारी होते हैं, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों के आंकड़े नहीं होते। इस कारण ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल है। 1990 में केंद्र की वीपी सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इसने देश में ओबीसी की 52% आबादी होने का अनुमान लगाया था और मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद देश में कैसी आग लगी थी यह देश जानता है। और उसके बावजूद राहुल गांधी चाहते हैं कि आज की डेट में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए जाएं। और वो ऐसा नहीं कि समझ नहीं रहे होंगे, अगर नहीं समझते तो भाई यूपीए के सरकार में ही जारी कर देते। हालांकि मंडल आयोग ने ओबीसी आबादी का जो अनुमान लगाया था उसका आधार 1931 की जनगणना थी। मंडल आयोग की सिफारिश पर ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। इससे पूरे देश में जातीय टकराव बहुत बढ़ गया। अब इसके पीछे की कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी समझिए। 2014 से नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस का हर पैंतरा फेल हो जा रहा है, सियासी पैंतरा। वो 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी है। पिछले 8 साल में उसे ज्यादातर विधानसभा चुनाव में बुरी हार मिली है। इस दौरान कई कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और कांग्रेस का वोट बैंक दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का वोट बैंक बहुत मजबूत हुआ है। क्यों कांग्रेस को इससे मतलब है कि भाई ये आंकड़े आ जाए, भले देश में कुछ हो जाए? आपको यह भी बताता हूं। अगर आप इसको देखेंगे, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आपको अंतर दिखाता हूं कि कैसे चीजें बदली हैं। और ये लोकसभा का आपको बता रहा हूं। 1984 का चुनाव होता है, कांग्रेस के पास करीब 49.1% वोट आते हैं। यह कांग्रेस का लास्ट हाईएस्ट पॉइंट था, क्योंकि इंदिरा गांधी की तब मौत हुई थी। भाजपा का वोट प्रतिशत रहता है मात्र 7.7%। 1989 का चुनाव होता है। इसमें देखिए देश में राम मंदिर का मुद्दा बढ़ना शुरू होता है। कांग्रेस घटकर आती है 10% गिर जाती है, 39.5% वोट पर आती है। भाजपा 11.3% पर पहुंचती है। लोकसभा 1991 का मुद्दा आता है, राम मंदिर और पीक पर पहुंच चुका है। कांग्रेस घटकर 36.2% पर आ जाती है, बीजेपी बढ़कर 20.11% पर पहुंचती है। 1998 का चुनाव होता है। अगर इसको आप देखें, कांग्रेस 26% पर घटकर आ जाती है, बीजेपी बढ़कर 25.5% पर आ जाती है। कैसे देखिए, अब दोनों ऑलमोस्ट बराबर पर आ गए। 2014 का चुनाव होता है, 2014। कांग्रेस घटकर 19.3% पर आती है, बीजेपी बढ़कर 31% पर पहुंचती है। और फिर 2019 का चुनाव होता है। 2019 में कांग्रेस जो है वो रह जाती है 19.5% पर और बीजेपी बढ़कर करीब 37.4% पर पहुंच जाती है। तो ये सारी कहानी जो है इसी गणित में है और उसके लिए ये माना जा रहा है, सोचा जा रहा है कि अगर जातिगत जनगणना के आंकड़े आ गए तो एक बार फिर जो बंटवारे की राजनीति है उसमें हवा आएगी, देश में जो है कई सवाल उठने शुरू होंगे और उसमें हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी हिल जाए।